हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर श्यामजी दुबे और आज हम बात करेंगे बहुत ही ब्रीफ में अरिस्टोटल्स के पोएटिक्स की। क्योंकि हम इसके पिछले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में बात कर चुके हैं पोएटिक्स की, और तो आज का लेक्चर इट्स जस्ट काइंड ऑफ रिकैपिचुलेशन। सो जल्दी से बात कर लेते हैं, उसके बाद हम नए टॉपिक पर चलेंगे। अरिस्टोटल का जो लाइफ स्पैन रहा है वो है 322 टू 384 BCE। वो एक ग्रीक फिलोसोफर थे और प्लेटो के स्टूडेंट थे। इन्होंने पोइटिक्स को लिखा है 330 BCE में। याद रखिएगा, पोइटिक्स को लिखा है 330 BCE में। वो लाइसियम के फाउंडर थे। लाइसियम क्या है? लाइसियम वैसे तो एक टेम्पल होता है जो लाइसियस अपोलो लाइसियस को डेडिकेटेड होता है, लेकिन इन अरिस्टोटल्स टर्म्स ये प्लेस है जो जो प्रोवाइड करता है लेक्चर्स को, साइंस एजुकेशन को, डिबेट्स को, म्यूजिक को, एटसेट्रा। और जो जो लोग भी इस टाइप के लेक्चर्स को प्रैक्टिस करते हैं, उनको बोला जाता है कि दे बिलोंग टू पेरिपेटेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी। पेरिपेटेटिक एक एडजेक्टिव है जो कि अरिस्टोटल के फॉलोअर्स को एस्क्राइब किया जाता है। मींस अरिस्टोटल के जो फिलोसोफर्स हैं उनके लिए एडजेक्टिव पेरिपेटेटिक यूज किया जाता है। इनके जो मेंबर्स हैं, पेरिपेटेटिक स्कूल फिलोसफी के जो मेंबर्स हैं, वो फिलोसॉफिक और साइंटिफिक इंक्वायरीज से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो करते हैं। तो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अरिस्टोटल लाइसियम के फाउंडर हैं और पेरिपेटेटिक स्कूल ऑफ फिलोसफी के लिए ये लाइसियम जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो पोइटिक्स अरिस्टोटल ने अपने गुरु जो कि प्लेटो थे, उनकी एक बुक थी द रिपब्लिक। उस रिपब्लिक में प्लेटो ने जो कुछ भी आर्ट और पोइट्री के बारे में बोला था उसके रिस्पॉन्स में लिखा। याद रखिएगा, अरिस्टोटल ने अपनी पोइटिक्स को अपने गुरु के द रिपब्लिक बुक में जो भी उनके गुरु प्लेटो ने पोइट्री आर्ट के बारे में बोला उसके रिस्पॉन्स में लिखा था। बिकॉज प्लेटो ने जो कुछ भी बोला था पोइट्री के बारे में या पोइट्स के बारे में या मिमेटिक थियरी के बारे में, हम बात करेंगे भी मिमेटिक थियरी की, तो अरिस्टोटल उस पर एग्री नहीं करते हैं। अरिस्टोटल का मानना है कि प्लेटो का मानना है कि जो कुछ भी आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो जस्ट एक इमिटेशन है, वो एक कॉपीइंग है, और उस कॉपीइंग को वो मानते हैं शैडोई रिप्रेजेंटेशन। शैडोई रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको और अधिक जानना है तो आप उनकी केव एनालॉजी के बारे में पढ़ सकते हैं। प्लेटोज केव एनालॉजी। तो जो इमिटेशन का थियरी था प्लेटो का, उसके लिए ग्रीक टर्म है मिमेटिक। इमिटेशन मीन्स कॉपीइंग, एंड कॉपीइंग in Plato's term is shadowy representation of something. Okay? अरिस्टोटल का मानना था कि चाहे पेंटर हो, चाहे वो ट्रेजेडियन हो, चाहे वो लेखक हो या कोई कलाकार हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, ये सब इमिटेट करते हैं। ओके, और उनका मानना था कि जो पोइट्री है वो ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रुथ होती है। अगर इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझने का प्रयास करें तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है चेयर का, कारपेंटर का और एक कवि का। उन्होंने कहा कारपेंटर के मन में आया कि एक चेयर बनाना है, तो वो जो आइडिया है दैट इज द रियल थिंग। कारपेंटर के माइंड में जो आइडिया आया चेयर बनाने का, दैट इज द रियल थिंग। नाउ अब वो जरूरी नहीं है कि वो जो 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 इमेज कारपेंटर के माइंड में है चेयर वैसी ही बनेगी। इसी वजह से प्लेटो कहते हैं कि जो चेयर बन के आ रही है वो एक शैडोई रिप्रेजेंटेशन है। तो एक झूठ ये हुआ, वन रिमूव फ्रॉम द ट्रुथ। देन पोइट ने वो चेयर देखी
और पोइट के दिमाग में आया चलो हम चेयर पर एक कविता लिख देते हैं। तो चेयर जैसी कारपेंटर ने बनाई थी, उसका अनदर शेडोई रिप्रेजेंटेशन हो गया द पोएम रिटन बाय द पोइट। सो इट इसी वजह से प्लेटो का मानना है कि पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द ट्रूथ। अपनी रिपब्लिक के बुक 10th में प्लेटो कहते हैं कि पोइट्स शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। रिमूव के लिए वो टर्म यूज करते हैं बैनिश। पोइट्स शुड बी बैनिश्ड फ्रॉम हिज आइडियल स्टेट। रिपब्लिक बुक 10 याद रखिएगा, रिपब्लिक बुक 10। तो क्योंकि प्लेटो ने इमिटेशन को, मिमेटिक थ्योरी को गुड टर्म्स में नहीं देखा। उन्होंने कहा कि ये डिसएडवांटेजियस है, कोई भी एडवांटेज नहीं है। तो इसके ही रिस्पॉन्स में अरिस्टोटल ने लिखा पोएटिक्स, और उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए, बहुत सारी एक्सप्लेनेशंस दी कि इमिटेशन इज अ गुड थिंग। लेट अस सी हाउ इज इट गुड। प्लेटो का मानना था मिमेटिक आर्ट इज एन इंफीरियर थिंग, cohabiting means coexisting with an inferior and engendering inferior offspring. उनका मानना था कि मिमेटिक आर्ट मीन्स द आर्ट ऑफ कॉपीइंग समबडी, द आर्ट ऑफ इमिटेशन। वो इंफीरियर है, बहुत ही तुच्छ टाइप की चीज है, जिसके साथ में कोएग्जिस्ट विद एन इंफीरियर, आई मीन उसके साथ जो चीजें चलती हैं वो भी इंफीरियर होती हैं, और उससे जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, मीन्स जो प्रोडक्शन होता है, जो रिजल्ट निकल के आता है, वो भी इंफीरियर होता है। लेकिन अरिस्टोटल का मानना है कि जो द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, दिस इज क्वाइट नेचुरल, दिस इज क्वाइट इंस्टिंक्ट, इट बिगिंस फ्रॉम आवर बर्थ। बच्चा लैंग्वेज कैसे सीखता है? बच्चा जो भी उसके घर वाले, जो उसके पेरेंट्स हैं, भाई और बहन हैं, पड़ोस के लोग हैं, जो जिस लैंग्वेज को भी वो बोलते हैं, बच्चा उसको सुनता है, एंड देन द चाइल्ड इमिटेट्स, और उसके बाद में क्या करता है, वो प्रोड्यूस करता है लैंग्वेज को। अगर वो कभी लैंग्वेज को ना सुने, देन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि वो बच्चा कभी भी लैंग्वेज को नहीं बोल पाएगा। आपने मोगली के बारे में जरूर पढ़ा होगा, मोगली मूवी भी देखी होगी, ठीक है। तो बचपन से हम लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, अकॉर्डिंगली हम इमिटेट करते हैं। अगर हमने हमेशा से खराब लोगों को देखा है बचपन से ही और उन्हीं को इमिटेट किया है, तो रिजल्ट क्या होगा? हम भी खराब काम करेंगे। अगर हम अच्छे माहौल में रहे, इसी वजह से बोला जाता है कि बच्चों को अच्छे माहौल में रखिए। सोसाइटी मस्ट बी गुड, राइट? People around a child must be good so that he imitates the good things of good people. So it is in the instinct of human being. This is what Aristotle says. And Aristotle का कहना, the reason why we enjoy seeing likeness is that as we look, we learn and infer what each is. The reason why we enjoy seeing likeness, right? इसका क्या रीजन है कि हम वैसी ही चीजें हम चीजों को इमिटेट करते हैं? उसके पीछे रीजन है कि हम चीजों को लर्न करते हैं और हम इन्फर करते हैं, हम डिडक्ट करते हैं, हमें उनसे पता चलता है कि व्हाट ईच इज, कि जो कुछ भी है वो वैसा क्यों है, ठीक है। तो हमको रियलिटी पता चलती है थ्रू इमिटेशन, थ्रू सीइंग, थ्रू लिसनिंग, थ्रू हियरिंग, राइट। और जल्दी से हम एक बार और डिफरेंस पर नजर डाल लेते हैं पोएट्री के बारे में। दोनों ने क्या कहा है? प्लेटो कहते हैं कि पोएट्री हमको फर्दर टेक्स अस इवन फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रुथ। तो हमने आपको अभी एग्जांपल दिया था कारपेंटर, चेयर, पोएट एंड पोएट्री, राइट। तो जब कारपेंटर ने चेयर को बनाया तो वो सच से वो चेयर सच से दूर है, वो एक शेडोई रिप्रेजेंटेशन है। जब एक कवि ने उस चेयर पर एक कविता लिखी तो इट इज इवन फर्दर अवे फ्रॉम द ट्रुथ, राइट। तो प्लेटो का मानना है कि यही कारण है कि हमको इससे जो भी पोएटिक आर्ट ऑफ क्रिएशन है उससे हमको कुछ भी अच्छा नहीं मिल सकता है। लेकिन अरिस्टोटल का मानना है कि
इमिटेशन एक इनहेरेंट ह्यूमन वैल्यू है। वो मतलब जब आप जन्म लेते हैं तभी से आपके साथ होती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका नॉलेज क्रिएशन में। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर बच्चा सुने ना, बच्चा सपोज वो उसके सेंसेस काम नहीं करते हैं बचपन से ही, हिज और हर आईज डू नॉट वर्क, ईयर्स डू नॉट वर्क, ओके, तो वो ना तो सुन पा रहा है ना देख पा रहा है। जब सुनेगा नहीं और देखेगा नहीं तो इमिटेशन नहीं कर पाएगा, इमिटेशन नहीं करेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, मीन्स नॉलेज नहीं बढ़ेगी। ये मानना था अरिस्टोटल का। प्लेटो कहते हैं कि पोइट्री प्लेज ऑन द इमोशंस। अरिस्टोटल के भी मानना है कि पोइट्री प्लेज ऑन द इमोशंस। बोथ ऑफ देम एग्री एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट प्लेटो का नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उन्होंने कहा दस अंडरमाइंस द हाईएस्ट पार्ट ऑफ आवर सोल। और वो हाईएस्ट पार्ट ऑफ सोल से उनका क्या लेना देना था, रीजन। प्लेटो का मानना था कि ये हमारा जो हाईएस्ट पार्ट ऑफ सोल है, जो रीजन है, ठीक है, वो उसको अंडरमाइन करती है पोइट्री। अंडरमाइन करती मीन्स यू नो इट मेक्स इट डिबेस। लेकिन अरिस्टोटल का मानना है कि पोइट्री by playing on the emotions of its audience enhances our reasoning। ये हमारी तर्क शक्ति को बढ़ाती है, ये हमको बताती है कि कैसे अगर लोग कुछ कोई गलत काम करते हैं तो उनके साथ क्या होता है। कैथारिसिस, पिटी एंड फियर। कैथारिसिस आपको सबको याद है, कैथारिसिस को याद रखिएगा कथा से। कथा इन द सेंस ऑफ यू नो मोरल सरमन्स। जैसे पंडित जी होते हैं, चलो भागवत कथा हो रही है, तो भागवत कथा में या और भी कोई कथा हो रही, रामायण हो रही है, तो उनमें पंडित जी बताते हैं कि फलाने राक्षस ने ऐसा किया, तो फिर भगवान जी आए तो उन्होंने उसको पनिशमेंट दिया। तो अब वो ऑडियंस को क्यों बताया जा रहा है? ऑडियंस को इस वजह से बताया जा रहा है कि ऑडियंस को पता लगे कि उस राक्षस ने जैसा काम किया अगर तुम भी ऐसे ही करोगे तो तुम्हें भी ऐसे ही पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये फियर क्रिएट करता है गलत कामों के प्रति, और पिटी क्रिएट करता है उन लोगों के लिए जो जो गलत काम जिन्होंने किया था और उसके बाद में उनको पनिशमेंट मिला। तो इस वजह से हमारी हमारी उन सब चीजों को सुन करके या ऐसी चीजों को पढ़ करके देख करके हमारी रीजनिंग एनहांस होती है। हमें पता चलता है कि क्या सच है और क्या गलत है, हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए और हमें जिंदगी में क्या नहीं करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पोलिटिक्स के बारे में बहुत जल्दी से कुछ बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन उनको देख लेते हैं। लैटिन टर्म पोलिटिक्स के लिए है डी पोइटिका। याद रखिएगा 335 बीसी, और इट हैज टोटल 26 चैप्टर्स। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। और ये पोइटिक्स का जो मेन कंसर्न है, द सोल ऑफ पोइटिक्स इज ट्रेजेडी। दो अरिस्टोटल ने कॉमेडी के बारे में भी लिखा है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स ऑन कॉमेडी डू नॉट एग्जिस्ट नाउ, दे आर लॉस्ट। ओके, but here and there are some comments on comedy also. We will have some discussion on that also. अगर हम बात करें थ्री ग्रेट ट्रेजेडियंस जो अरिस्टोटल के पहले के थे, एस्किलस, सोफोक्लीज एंड यूरिपाइड्स, तो उनकी आज की डेट में ओनली 33 एक्सटेंट ट्रेजेडीज अवेलेबल है, अदर्स आर नॉट अवेलेबल। सो अरिस्टोटल ने अपनी बात, अपनी ट्रेजेडी के जो भी उन्होंने ट्रेजेडी के बारे में लिखा है उस बात को समझाने के लिए इन्हीं की ट्रेजेडी से एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली ट्रेजेडीज जो एस्किलस, सोफोक्लीज या यूरिपाइड्स के टाइम पे लिखी गई, उनका फंक्शन क्या होता था, सोसाइटी में क्या किया जाता था, तो उनको परफॉर्म किया जाता था एथेंस में ट्वाइस एनुअली, साल में 2 बार। और एक फेस्टिवल हुआ करता था जो डायोनिसस है, द गॉड ऑफ वाइन, उनके ऑनर में दो फेस्टिवल्स हुआ करते थे साल में, तो उन्हीं फेस्टिवल्स में इनको परफॉर्म किया जाता था। याद रखिएगा डायोनिसस के ऑनर में इनको परफॉर्म किया जाता था।
अरिस्टोटल का मानना है कि स्कल्पचर, पोइट्री, डांस, ये सारी चीजें आर्ट है, एंड यू वुड एग्री, राइट। और पोइट्री और उनका मानना था कि कॉमेडी, ट्रेजेडी, एपिक और डायथैरेम्बिक हिम्स डायथैरेम्बिक हिम्स, ये सारी चीजें पोइट्री ही हैं। आई मीन दीज आर द पार्ट्स ऑफ पोइट्री। सो उनके लिए पोइट्री एक अम्ब्रेला टर्म है। उनके लिए पोइट्री और ट्रेजेडी अलग अलग नहीं, बल्कि ट्रेजेडी इज ए काइंड ऑफ पोइट्री, एपिक इज ए काइंड ऑफ पोइट्री, कॉमेडी इज ए काइंड ऑफ पोइट्री। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं अरिस्टोटल ने जो ट्रेजेडी या कॉमेडी या अदर चीजों के बारे में कही हैं, उन पर हम जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं। अरिस्टोटल का मानना है ट्रेजेडी लॉफ्टी मैटर्स की बात करती है। लॉफ्टी मैटर्स से हमारा क्या लेना देना है, मतलब है डिग्निफाइड मैटर्स। जो जो उत्कर्ष श्रेणी की थीम्स होती हैं, प्लॉट्स होते हैं, वो पोएट्री में होते हैं, सॉरी ट्रेजेडी में होते हैं। और कॉमेडी बात करती है बेस मैटर्स की। दोनों ही, चाहे वो ट्रेजेडी हो चाहे वो कॉमेडी हो, इफ यू लुक एट पॉइंट नंबर 1 and 2, these 2 points say that tragedy as the most refined version of poetry. The second point says comedy as the most refined version of poetry. तो अभी हमने जैसा कि पहले पिछली स्लाइड में आपको बताया था कि ट्रेजेडी या कॉमेडी वो दोनों को ही, इनफैक्ट एपिक और डायथैरेम्बिक हिम्स को, सभी को वो देखते हैं कि दीज आर द फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। ओके, आज जैसा डिस्टिंक्शन नहीं है। आज के टाइम में अगर हम मॉडर्न टाइम्स की बात करें तो ट्रेजेडी अलग है, पोएट्री अलग है। ओके, तो लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है, दोनों ही मोस्ट रिफाइंड वर्जन ऑफ पोएट्री है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ट्रेजेडी बात करती है लॉफ्टी मैटर्स की, डिग्निफाइड इश्यूज की, उत्कृष्ट थीम की बात करती है ट्रेजेडी, और कॉमेडी बात करती है बेस मैटर्स की, तुच्छ जो थीम होती है, विषय वस्तु होती है, उनकी बात करती है कॉमेडी। अगर हम ट्रेजेडी के इवोल्यूशन की बात करें तो अभी हमने बात की थी डायथैरेम्बिक हिम्स की। सो डायथैरेम्बिक हिम्स से आई है ट्रेजेडी। अब डायथैरेम्बिक हिम्स क्या होते हैं? ये कोरस के फॉर्म में गाना हुआ करता था पहले, जिसमें कभी कभी एक नरेटर होता था। कोरस के फॉर्म में जो भी सॉन्ग होता था, जिसमें कभी कभी एक नरेटर होता था, और जिसको डायोनिसिस, अभी हमने बताया था डायोनिसिस कौन है, गॉड ऑफ वाइन, उसके प्रेज में गाया जाता था। तो इस टाइप के सॉन्ग्स को जो कोरस फॉर्म्स में होते थे, उनको डायथैरेम्बिक हिम्स जानते थे। डायथैरेम्बिक हिम्स से ही ट्रेजेडी का इवोल्यूशन हुआ है। तो पहले कभी कभी एक नरेटर होता था इनमें, उसके बाद में एस्किलस ने जो ट्रेजेडी लिखी है, उन्होंने उसमें सेकंड एक्टर को इन्वेंट किया है। पहले एक नरेटर होता था डायथैरेम्बिक हिम्स में, उसके बाद एस्किलस ने जो ट्रेजेडी लिखी, उस नरेटर के साथ में सेकंड एक्टर को इन्वेंट किया। याद रखिएगा, सेकंड इन्वेंटर इन ट्रेजेडीज इन्वेंटेड बाय एस्किलस। सोफोक्लिस innovated further by introducing a third actor. So second actor Aeschylus, third actor Sophocles. याद रखिएगा, lofty matters tragedy, base matters comedy. ट्रेजेडी का इवोल्यूशन कहां से हुआ? डायथैरेम्बिक हिम्स से। डायथैरेम्बिक हिम्स कोरस फॉर्म में सॉन्ग्स हुआ करते थे, जिसमें एक नरेटर होता था, कभी कभी एक नरेटर होता था, और उसको गॉड डायोनिसिस के प्रेज में गाया जाता था। एस्किलस ने सेकंड एक्टर को इंट्रोड्यूस किया और सोफोक्लिस ने थर्ड एक्टर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें एपिक वर्सेस ट्रेजेडी की, तो एपिक नैरेटिव फॉर्म में होता है, और ट्रेजेडी ड्रामेटिक फॉर्म में होती है। एपिक नरेट करने के लिए होता है और ट्रेजेडी ड्रामेटाइज करने के लिए होती है। एपिक में एक ही मीटर होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस मीटर का नाम है हेक्सामीटर। आई रिपीटेड, एपिक में एक ही मीटर होता है। हम बात कर रहे हैं अरिस्टोटल के टाइम की। ओके, एक ही मीटर होता है जिसका नाम है हेक्सामीटर। ट्रेजेडी में एक से ज्यादा मीटर्स हो सकते हैं।
एपिक लॉन्ग होता है, डेफिनेट लेंथ नहीं होती है, ट्रेजेडी शॉर्ट होती है। आपको याद होगा जो ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है अरिस्टोटल ने, उसमें लिखा है ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड, that it has a definite length. Okay, people also say that it must be written in one sitting. आगे बढ़ते हैं। ट्रेजेडी की डेफिनेशन सभी लोगों को पता है, इट्स एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस कंप्लीट। इमिटेशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। मिमेटिक थियरी, ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ समथिंग। लेकिन इसकी थीम कैसी होती है, बहुत ही सीरियस होती है। जैसे हमने अभी बात की थी कि ट्रेजेडी लॉफ्टी मैटर्स की बात करती है, डिग्निफाइड मैटर्स की बात करती है, तो उसकी थीम बहुत ही सीरियस और अपने आप में कंप्लीट होती है। सर्टेन मैग्नीट्यूड की होती है, मींस एक डेफिनेट लेंथ होती है। इन लैंग्वेज इम्बैलेंस्ड विद every type of artistic ornament. So इसको सजाने के लिए बहुत ही अच्छी लैंग्वेज यूज करते हैं। आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट आप जानते हैं ज्वेलरी होती है, तो जैसे हम अपने बॉडी को ज्वेलरी से डेकोरेट कर सजाते हैं, ऐसे ही ट्रेजेडी को सजाया जाता है आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट से। उसकी स्टाइल इतनी अच्छी बनाई जाती है कि लोगों को लगे कि हाँ, समथिंग इज वेरी गुड हियर व्हिच आई शुड रीड, राइट। सो इन द फॉर्म ऑफ एक्शन नॉट ऑफ नरेटिव, जैसा अभी हमने डिफरेंस बताया था एपिक में और ट्रेजेडी में, ये एक्शन के फॉर्म में होता है, नरेटिव फॉर्म में नहीं होता है। थ्रू पिटी एंड फियर अफेक्टिंग द प्रॉपर परगेशन ऑफ दीज इमोशंस। ओके, तो पिटी और फियर की हमने ऑलरेडी बात की है, पिटी एंड फियर की, ठीक है। तो उनकी हेल्प से ट्रेजेडी हमारी इमोशंस को प्योर करती है, प्यूरिफिकेशन ऑफ दीज इमोशंस। ओके, अरिस्टोटल का जो लास्ट पॉइंट है इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, उसको हम जानते हैं कैथारसिस के नाम से। आप सभी को पता है कैथारसिस क्या होता है, और लेकिन याद रखने वाली यहाँ पर ये बात है कि कैथारसिस को अरिस्टोटल ने चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया है। याद रखिएगा, अरिस्टोटल ने कैथारसिस को चैप्टर 6 में इंट्रोड्यूस किया है। अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं 7 कैरेक्टर्स ऑफ ट्रेजेडी की। इट इज मिमेटिक, इमिटेशन होता है, अभी हमने पढ़ाई है। इट इज सीरियस एंड कंप्लीट, इट टेल्स अ फुल स्टोरी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेंथ, सो सर्टेन मैग्नीट्यूड, अभी हमने बात की थी। इट कंटेन्स एन रिदम एंड हार्मनी, अभी हमने बात किसकी की थी इसमें, आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट की, ठीक है। तो रिदम है, हार्मनी है इसमें। और लुक एट पॉइंट नंबर 5, रिदम एंड हार्मनी ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्रेजेडी में होती हैं, जो इंटरकनेक्टेड होती है। इट इज परफॉर्म्ड रादर नरेटेड, वी हैव टॉक्ड अ लॉट अबाउट दिस। इसको ड्रामेटाइज करने के लिए, ट्रेजेडी ड्रामेटाइज करने के लिए होती है, नरेट करने के लिए नहीं होती है। Seventh and the most important point, that it arouses feelings of pity and fear, और क्यों, so that it can purge these feelings through catharsis. Catharsis कौन से चैप्टर में यूज किया गया है, चैप्टर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 important parts, जिसमें प्लॉट, ये सारे पार्ट्स, ये जो ऑर्डर है इनका, ये दीज आर फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि विच वन अमंग दीज एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और विच इज लीस्ट इम्पोर्टेंट। तो प्लॉट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट एंड स्पेक्टिकल इज द लीस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट। प्लॉट हमने जैसा कि पहले बात की है, यूनिफाइड होल होना चाहिए, ये अपने आप में कंप्लीट होता है, ऑफ सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है, और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। इसमें बिगनिंग होनी चाहिए, मिडिल भी होनी चाहिए, और एंड भी होना चाहिए। एब्रप्ट एंडिंग नहीं होनी चाहिए, एब्सर्ड थिएटर टाइप में कुछ नहीं होना चाहिए। कैरेक्टर जो इसका होता है उसमें निश्चित रूप से गुड क्वालिटीज होनी चाहिए, और ऐसी गुड क्वालिटी जिनको रियलिस्टिकली और कंसिस्टेंटली पोर्ट्रे किया जा सके। थॉट की हम बात करें तो जो ऑथोरियल पॉइंट ऑफ व्यू है,
जो वैल्यूज हैं, जो आइडियाज हैं कैरेक्टर्स की, या जो भी ऑथर कहना चाहता है, और ऑथर किसी कैरेक्टर को अपना माउथ पीस बना सकता है, या अपने वो ऑथोरियल पॉइंट ऑफ व्यू थर्ड पर्सन नरेटर में कुछ नरेशन में कुछ बात कर सकता है। तो ये थर्ड इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस टाइप से जो वैल्यूज हैं, जो आइडियाज हैं, उनको रिप्रेजेंट किया जाए रैशनल वे में। ऐसे नहीं है आपने बोल दिया कि कुछ भी आपने बोल दिया कि सपोज यू नो rose is like rose is like red sorry love is like red rose। तो केवल इतने से बात नहीं चलेगा, you have to give the rational behind it। उसके बाद हम डिक्शन की बात करें अगर, तो इसमें आपको याद रखने हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स: फनीम, सिलेबल, कंजंक्शन, कनेक्टिव, नाउन, वर्ब, इन्फ्लेक्शन एंड अटरेंस। आपको इसमें फनीम और सिलेबल में परहैप्स प्रॉब्लम होगी, इन्फ्लेक्शन में प्रॉब्लम होगी। फनीम एक डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड होता है किसी लैंग्वेज का, ठीक है। जैसे हिंदी में पा, का, टा, ये कैसे हैं? डिस्टिंक्ट स्पीच साउंड्स हैं। इंग्लिश में भी जैसे का, टा, पा, इंग्लिश में भी वो साउंड है। अल्फाबेट्स की हम बात नहीं कर रहे हैं, साउंड्स की बात कर रहे हैं। सिलेबल क्या होता है? किसी भी वर्ड का जो अनइंटरप्टेड स्मॉलेस्ट यूनिट है वो सिलेबल होता है। जैसे कि हम कहें टेबल, सो इसमें दो सिलेबल है, टे एंड बल। अगर हम बात करें बुक, तो बुक में केवल एक सिलेबल है, बिकॉज इट कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन इनटू सिलेबल्स। ओके। इन्फ्लेक्शन क्या होता है? जब हम किसी वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर देते हैं। जैसे हमने कहा कैट, कैट सिंगुलर है, इसको प्लूरल बनाना है तो कैट्स करना पड़ेगा, एस हमको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया है? हमने वर्ड की मीनिंग इनफैक्ट चेंज नहीं की, हमने उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज की। हमने प्ले प्रेजेंट टेंस में हमने यूज करना है, हमने पास्ट में अगर उसको यूज करना है तो इट विल बिकम प्लेड। तो हम क्या कर रहे हैं? हम ईडी लगा करके उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी चेंज कर दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट वी नो एज इन्फ्लेक्शन। Fifth important point is melody, musical element of the chorus। तो कैसे कैसे कोरस जो है ना, you know, how is it sung in a musical way so that it allures the feelings of the spectators। And the last one is spectacle। सेंसरी इफेक्ट्स कैसे ट्रेजेडी क्रिएट करती है, कैसे उन स्पेक्टेटर्स की आंखों को कैसे अच्छा लगे, किस टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहने जाए, किंग का कॉस्ट्यूम क्या होना चाहिए, सर्वेंट का क्या होना चाहिए, नाइट का क्या होना चाहिए, ओके, फूल का क्या होना चाहिए। तो किस टाइप से एक्टर्स के जेस्चर्स कैसे होना चाहिए, म्यूजिक रेजोनेंस, ये सारी चीजें कैसी होनी चाहिए, ये स्पेक्टिकल में आती हैं। बट spectacle is the least important, please to remember। Though tragedy is for dramatization, still spectacle is the least important among the 6 component parts। okay, हम जल्दी से की टर्म्स की बात कर लेते हैं, इनको आपको याद रखना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर कुछ ग्रीक टर्म दिए हैं जिनका मीनिंग सामने लिखा हुआ है: माई मैसेज, इमिटेशन और रिप्रेजेंटेशन, और द वे पोइट्स एक्सप्रेस द थिंग्स। ह्यूब्रिस का मीनिंग है प्राइड, नेमेसिस रेट्रिब्यूशन, पनिशमेंट, hamartia miscalculation, when the things are understood not understood in the way they are। जो जैसा है वैसा अगर नहीं समझा जा रहा है तो हमार्शिया है। रोमांटिसिज्म में इसको ट्रेजिक फ्लॉ भी बोलते हैं। अनाग्नोसिस रिकॉग्निशन और आइडेंटिफिकेशन, जब जब हीरो रिकॉग्नाइज कर लेता है, आइडेंटिफाई कर लेता है कि वेयर इज द एक्चुअल प्रॉब्लम और वेयर इज द एक्चुअल हैप्पीनेस। परिपेटिया रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, पहले बहुत खुश थे फिर बहुत दुखी होना पड़ा, किसकी वजह से? ट्रेजिक फ्लॉ की वजह से, मिसकैलकुलेशन की वजह से, हमार्शिया की वजह से।
कैथारसिस, परगेशन, प्यूरिफिकेशन, क्लैरिफिकेशन। तो ट्रेजिक फ्लो होता है, फिर ट्रेजिक फ्लो की वजह से मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून होता है, रिकॉग्निशन होता है, और परगेशन ऑफ थियोरी, प्यूरिफिकेशन ऑफ थियोरी, सॉरी परगेशन ऑफ सोल। आपको अगर मैकबेथ याद हो तो मैकबेथ कहता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। क्या हो रहा है वहां पे? ही इज रिकॉग्नाइजिंग व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ, ही इज आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द ट्रुथ ऑफ लाइफ। मिथोस ग्रीक टर्म है प्लॉट के लिए। ओके, इसको चैप्टर 6 में स्ट्रक्चर ऑफ एक्शंस के फॉर्म में देखा गया है अरिस्टोटल के थ्रू। इथोस करेक्टर के लिए यूज होता है, डायनोइया थॉट के लिए यूज होता है, लेक्सिस इज अनदर टर्म फॉर डिक्शन और स्पीच, मेलोस मेलोडी है, और म्यूजिक डांस। ओरिजिनल मीनिंग इसकी लिम्ब होती है, याद रखिएगा। ऑप्सिस स्पेक्टिकल, आपको याद होगा स्पेक्टिकल इज द least important among the 6 elements of a tragedy. What is the most important? Plot is the most important. Lucis is untying and Decius is tying. Please इन टर्म्स को याद रखिएगा। और अगले सेशन में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।